नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आप सभी का स्वागत है। रसायन विज्ञान से हम बहुत सारे प्रश्न देखे थे, विविध प्रकार के प्रश्नों की चर्चा हम कर रहे थे कि जो टॉपिक्स हैं उसके अलावा भी किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने पिछली क्लास में जो है कुछ प्रश्न हमारे बच गए थे, तो आइए उन्हीं पर विचार करते हैं। और देखिए, जितने लोग जुड़े हुए हैं सेशन को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और सभी आंसर में जो है आप दिया कीजिए, कमेंट करके आंसर दिया कीजिए। चलिए, तो देरी नहीं करेंगे, जल्दी से शुरुआत करते हैं। विविध प्रकार के प्रश्नों का ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। आज खत्म हो जाएगा रसायन विज्ञान संभवतः, और अगर कुछ डाउट रह जाएगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं कंप्लीट करा दूंगा। चलिए, प्रश्न क्रमांक 1, शुष्क धुलाई में किसका प्रयोग होता है? पेट्रोल, बेंजीन, एल्कोहल या उपयुक्त सभी का? जल्दी से इसका उत्तर जो है आप कमेंट करके दीजिए, क्या होगा इसका सही आंसर। शुष्क धुलाई से मतलब क्या समझ रहे हैं? इंग्लिश में उसे कहा जाता है ड्राई क्लीनिंग। ज़्यादा अच्छे से समझ आपको आएगा कि ड्राई क्लीनिंग क्या होता है। चलिए, सही आंसर हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है। पेट्रोल का भी किया जाता है, बेंजीन का भी और एल्कोहल का भी जो है शुष्क धुलाई में प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, शुष्क धुलाई के बारे में आपको बता देता हूँ। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, इसको नोट कर लीजिए। शुष्क धुलाई या ड्राई क्लीनिंग जिसे इंग्लिश में कहा जाता है में कपड़ों को साफ करने के लिए पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसमें कपड़ों को कार्बनिक विलायकों या रासायनिक सॉल्वेंट में भिगोया जाता है, और इन विलायकों में पानी बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। और ड्राई क्लीनिंग में जो है आमतौर पर गैर ध्रुवीय विलायकों का इस्तेमाल किया जाता है। कौन कौन सा? टेट्राक्लोरोएथिलीन, ठीक है, जिसे उद्योग में पर्क के नाम से जाना जाता है। सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाला एक विलायक है किसके लिए? ड्राई क्लीनिंग के लिए। तो ड्राई क्लीनिंग अर्थात क्या है? इसमें किसी प्रकार की पानी की आवश्यकता नहीं होती है, विलायकों के कार्बनिक विलायकों की मदद से जो है कपड़े को साफ किया जाता है। ड्राई क्लीनिंग आमतौर पर रेशम, ऊन और मखमल जैसे नाजुक कपड़ों को साफ करने के लिए की जाती है। इस विधि से केवल उन्हीं धब्बों को हटाया जा सकता है जो पेट्रोल आदि विलायकों में आसानी से घुल जाते हैं। और शुष्क धुलाई में कौन कौन सा? बेंजीन है, पेट्रोल है, एल्कोहल, उपयुक्त सभी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो शुष्क धुलाई आप समझ रहे होंगे संभवतः, और इसमें किसका किसका प्रयोग किया जाता है ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, अगला प्रश्न जल्दी से देखते हैं, और अगले प्रश्न का आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, क्या होगा इसका सही आंसर। प्रश्न क्रमांक 2, लाल स्याही बनाई जाती है फिनॉल से, एनिलीन से, कांगोरेट से या ईओसिन से? जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे दीजिए। चलिए, टाइम नहीं है ज़्यादा, जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा लाल स्याही किससे बनाई जाती है? आपका ईओसिन से। क्या होती है ईओसिन? पता होगा तो कमेंट कीजिए। ईओसिन क्या है? एक टेट्राब्रोमोफ्लोरोसिन है। अधिकतर लाल स्याही ईओसिन का तनु विलयन होती है, ठीक है। यह एक लाल रंजक है जिसका इस्तेमाल किसमें? स्याही में लाल रंग के लिए किया जाता है। ईओसिन के अलावा जो है लाल स्याही बनाने के लिए आल्ता और हिंगुल का भी इस्तेमाल किया जाता है। जानते होंगे इसको, आल्ता और हिंगुल को अच्छे से पता होगा। आल्ता नाम तो सुने होंगे, और अल्ता और हिंगुल को गोंद के पानी में घोलकर लाल स्याही बनाई जाती है। तो आपको ऑप्शन मिल रहे थे ईओसिन, ईओसिन से क्या है? लाल स्याही बनाई जाती है, ठीक है। चलिए, जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 3 देखते हैं हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? नीला, लाल, हरा या काला? जल्दी से आंसर इसका कमेंट करके बता दीजिए, क्या होगा सही आंसर। सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है, ठीक है। सोडियम क्रोमेट द्वारा क्या आपूर्त होता है? देखिए, अलग अलग जो सॉल्वेंट है, रसायन है, उनका अलग अलग कार्य होता है। उसी में आप देखेंगे कि क्या है आपका सोडियम क्रोमेट किस प्रकार का रंग देता है? ये लाल रंग के लिए उत्तरदायी है, लाल रंग देता है सोडियम क्रोमेट। चलिए देख लेते हैं, लाल रंग जो है वो सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है। और सोडियम क्रोमेट एक अकार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? देखिए, अकार्बनिक यौगिक मतलब इसमें हाइड्रोजन नहीं है, Na2CrO4 है। यह पीले क्रिस्टलीय ठोस या पाउडर के रूप में दिखाई देता है, ठीक है। दिखने के लिए ये आपका किस तरह दिखाई देता है?
पीले क्रिस्टलीय ठोस के रूप में, और लाल रंग की किसकी आपूर्ति करता है, रंग जो है वो आपका लाल रंग का आपूर्ति करता है। चलिए बड़ा प्रश्न है, दिखाई दे रहा है सभी को। चलिए देखते हैं प्रश्न क्रमांक 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया है एसीटोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और द्रव अमोनिया। सूची 2 में दिया गया है अग्निशामक, नाखून पालिश अपसारक, घाव की मरहम पट्टी और प्रशीतक। जल्दी से इसका सुमेलित करके बताइए कौन किसके लिए उत्तरदायी है। एक कभी अगर आपको सही पता होगा तो बाकी सब आपसे ऐसे ही बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, कोशिश कीजिए। ठीक है, इसको रख लीजिए और आप अच्छे से आंसर कमेंट वो करके कमेंट दीजिए आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं, ज़्यादा देरी नहीं करेंगे। देखिए एसीटोन किसके लिए है, एसीटोन जो होता है इसका प्रयोग नाखून पालिश अपसारक में होता है। इसके अलावा कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होती है आपकी कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है, हाँ, इसका प्रयोग जो किया जाता है अग्निशामक के लिए किया जाता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग जो है आपका घाव की मरहम पट्टी के लिए किया जाता है, और द्रव अमोनिया का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रशीतक के रूप में किया जाता है। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन किस में प्रयोग किया जाता है, देखिए आगे मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए किसमें प्रयोग किया जाता है, सिर्फ 3 और 4 तो दोनों सुमेलित थे, है ना। पहला एसीटोन का प्रयोग जो किया जाता है नाखून पालिश अपसारक में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो है अग्निशामक यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 5 है, निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है बोला गया है। ठीक है, फास्फोरस ऑक्साइड माचिस से, मैग्नीज डाइऑक्साइड शुष्क सेल से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड संचायक सेल से, या यूरेनियम जो है परमाणु बम से सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है, यूरेनियम परमाणु बम से संबंधित है तो बिल्कुल पता है हमको भी, है ना। फास्फोरस ऑक्साइड जो है आग लगाने के माचिस के लिए बिल्कुल सही है। मैग्नीज डाई ऑक्साइड का प्रयोग आप जानते होंगे कि शुष्क सेल में किया जाता है, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है संचायक सेल में नहीं किया जाता है। संचायक सेल के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, मैंने बताया था संचायक सेल के लिए सीसा। माचिस की ज्वलनशीलता के लिए फास्फोरस का ऑक्साइड उत्तरदायी है, बिल्कुल सही। संचायक सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग जो है संचायक सेलों में किया जाता है। उसके अलावा बाकी शुष्क सेल में मैग्नीज डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है तथा यूरेनियम जो है परमाणु बम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल सही। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 6, माचिस बनाने में निम्न मुख्य वस्तुओं एलिमेंट में से किसका प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का, फास्फोरस का, सिलिकॉन का या सोडियम का। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्या होगा। अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो आपको तैयार रहना है कि एक भी प्रश्न आपका गलत ना हो, ठीक है। माचिस बनाने के लिए मुख्य जो है आपका वस्तु है, याद रखिएगा फास्फोरस। मैंने अभी कुछ देर पहले जब सुमेलन वाला बताया सही सुमेलित, तो उसमें दिखाया गया था कि फास्फोरस ऑक्साइड जो है माचिस से सुमेलित है। देखिए आमतौर पर जो है माचिस की तीली आसानी से आग पकड़ने वाली लकड़ी की बनी होती है। इसके एक सिरे पर किसी फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप किया गया होता है तथा माचिस की तीलियों के सिरे पर जो है फास्फोरस युक्त पदार्थ का लेप करने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा किसका प्रयोग किया जाता है लेप करने के लिए, जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको, जितना भी बता रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न को जल्दी से। समझ में आ रहा है सभी को, समझ में आ रहा है, एक बार कमेंट कीजिए सभी समझ में आ रहा होगा तो, और सेशन कैसा लगता है जरूर बताया कीजिए। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से
किसका उपयोग दिया सिलाई के निर्माण में किया जाता है? डाई फास्फोरस, काला फास्फोरस, लाल फास्फोरस या सिंदूरी फास्फोरस का? चलिए उत्तर कमेंट करके दीजिए। ज़्यादा समय नहीं है, जल्दी जल्दी किया कीजिए। दिया सिलाई के लिए याद रखिएगा फास्फोरस, कौन सा फास्फोरस प्रयोग किया जाता है? आपका लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। क्या है दिया सिलाई? उसे कहा जाता है माचिस बनाने में लाल फास्फोरस और फास्फोरस ट्राइसल्फाइड P2S3 का उपयोग होता है। निरापद दिया सिलाइयाँ जो है आपका बनाने में चीड़ की लकड़ी की सिलाइयों के सिरे पर पोटेशियम क्लोराइड, रेड लेड, एंटीमनी सल्फाइड और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। और रगड़ने वाली सतह पर किसका होता है? डिब्बे पर लाल फास्फोरस की जो है आपकी परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा किसकी किसकी? एंटीमनी सल्फाइड, कांच का चूर्ण और गोंद का मिश्रण लगाया जाता है। ठीक है, तो इतने सारे फैक्ट है, इसको आप जरूर याद रखिए। एग्जाम में आपको अगर आ जाए तो ऐसा प्रश्न आपसे बिल्कुल ना छूटे। चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कमेंट जरूर किया कीजिए। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित तत्वों में से कौन जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो उठता है? लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस या बैगनी फास्फोरस? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए। वो कौन सा है जो अंधेरे में रखा जाता है? जब वायु तथा अंधेरे में रखा जाता है तो वो स्वतः क्या हो जाता है? दीप्त हो जाता है, मतलब उसमें से प्रकाश निकलने लगता है, उजाला। तो वो याद रखिएगा, श्वेत फास्फोरस ऐसा फास्फोरस है जिसे वायु और अंधेरे में रखा जाता है तो स्वतः दीप्त हो जाता है। अंधेरे में क्या है? अंधेरे में सफेद फास्फोरस को वायु में रखने पर उसमें से पीला हरा प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है और सफेद धूम्र बनते हैं जिनकी गंध जो है लहसुन जैसी होती है। लहसुन से जो स्मेल आती है ना आपको, उसी प्रकार की होती है, गंधक की होती है वो। सफेद फास्फोरस की इस दीप्ति को रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। रासायनिक संदीप्ति कहते हैं। वायु से बचने के लिए सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और नॉर्मली एक और बताया था मैंने, किसी मिट्टी तेल में केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। अब एक बार कमेंट करके बताइए जल्दी से, कौन सा वो तत्व है जिसे जो है आपका मिट्टी के तेल में डुबा कर रखा जाता है? ठीक है, और इसको सफेद फास्फोरस को जल में रखा जाता है क्योंकि साधारण ताप पर जो है वायु में स्वतः जलने ये लग जाता है, इसलिए इसको जो है आपका पानी में डुबा कर रखा जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कौन सा रसायन क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है? कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड या उपयुक्त में से कोई नहीं? कमेंट कीजिए जल्दी से, सही आंसर क्या होगा? क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में प्रयोग किया जाता है ऐसा रसायन जो है, याद रखिएगा। अगर क्षारीय है तो क्या प्रयोग करेंगे उसमें? क्षारीय है मतलब अर्थात उसमें अम्लीय प्रवृत्ति की या जो है उदासीन प्रवृत्ति की रसायन प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर इसमें कौन सा है? सल्फेट जो होता है, याद रखिएगा आपका अम्लीय प्रकृति का होता है, जिसकी वजह से वहां पर प्रयोग किया जाता है कैल्शियम सल्फेट। क्षारीय मृदा धातुओं में विनिमय योग्य सोडियम की मात्रा अधिक होती है, जिससे क्या होते हैं? पौधे की वृद्धि में बाधा उत्पन्न होती है। विनिमय योग्य सोडियम प्रतिशत में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे मृदा के जल संचयन तथा जल चालकता के अभाव होता है। और इसके अलावा भूमि की अधिक क्षारीयता का कारण जो है घुला हुआ जैविक पदार्थ मृदा के कणों की सतह पर जमा हो जाता है और उसका रंग क्या पड़ जाता है? काला हो जाता है। इस प्रकार की भूमियों के लिए सुधारक के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम। जिप्सम को फॉर्मूला मैंने बोला था, याद कर लीजिएगा, 2H2O। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट होता है और उसके अलावा उसमें 2H2O होता है, 2H2O होगा। ठीक है, जैसे सुधारक की आवश्यकता होती है, क्यों? क्योंकि ये क्या होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं और अम्लीय जो भूमि होती है उसको सॉरी क्षारीय जो भूमि होती है उसे अम्लीय कर देती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है? इडेफिक, क्लाइमेटिक, बायोटिक या टोपोग्राफी? ऐसे प्रश्न पे हो सकता है पहली बार आपको देखने को मिल रहा हो,
लेकिन इस प्रकार के भी प्रश्न आपको जरूर पूछे जाएंगे। प्रश्न ऐसा रहे कि आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए, ऐसा पढ़िए कि आप बिल्कुल इस एग्जाम के लिए सेलेक्ट हैं। क्या होगा इसका सही आंसर? कौन सा मृदा से संबंधित है आपका? इडेफिक। याद रखिएगा, इडेफिक जो है आपका मृदा से संबंधित होता है। क्या होता है इडेफिक जो है? किसी दिए गए क्षेत्र में पाए जाने वाले भौतिक या रासायनिक मिट्टी की संरचना से संबंधित जो है एक अजैविक कारक होता है इडेफिक। ठीक है, इसलिए इसे मृदा से ही जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए बहुत क्षारीय मिट्टी एक क्या होती है? इडेफिक कारक हो सकती है, जो किसी क्षेत्र में उगने वाले पौधों की विविधता को सीमित कर देती है। तो किस प्रकार की होती है ये? बहुत क्षारीय मिट्टी में इडेफिक के कारक बन सकती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। आप लोग कमेंट कर रहे हैं ना भाई, जल्दी जल्दी कमेंट किया कीजिए, आंसर तुरंत दे कीजिए। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 11, द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिकी स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी कहलाती है? पायरोमेट्री, हाइड्रोपोनिक्स या क्रायोजेनिक्स? जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए, क्या होगा 11 नंबर का? द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर प्राप्त करने के लिए याद रखिएगा, द्रवित ऑक्सीजन या किसको? द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर प्राप्त करने के लिए जो तकनीक प्रयोग की जाती है उसे कहा जाता है क्रायोजेनिक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्रायोजेनिक्स कहा जाता है। नोट कर लीजिए इसको। क्रायोजेनिक्स क्या है देख लेते हैं। क्रायोजेनिक्स जो है वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त किया जाता है। एक क्रायोजेनिक वायु जो है शोधन संयंत्र में हवा में पाई जाने वाली प्राकृतिक ऑक्सीजन के आंशिक आसवन द्वारा जो है क्या करती है? द्रवित ऑक्सीजन प्राप्त की जाती है। ठीक है, इसके अलावा द्रवित ऑक्सीजन का प्रयोग किसमें? अंतरिक्ष रॉकेटों में किया जाता है। क्रायोजेनिक्स तकनीक जो होता है, आप सुने होंगे किसी रॉकेट लॉन्च भी जब करते हैं तो क्रायोजेनिक तकनीक का ही प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 12, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे जो प्रायः किसके वायु में परीक्षित सूक्ष्म कणों से के बने होते हैं? सोडियम क्लोराइड के, सोडियम आयोडाइड के, टाइटेनियम ऑक्साइड के या मैग्नीशियम ऑक्साइड के? धूम्र पर्दे का नाम सुना है? एक बार कमेंट कीजिए। ये जो होते हैं आपका युद्ध में प्रयोग किया जाता है शत्रुओं को भटकाने के लिए। तो इसमें प्रयोग किए जाने वाला जो तत्व है, जो कण है, वो सूक्ष्म कण के बने होते हैं। किसमें प्रयोग किए जाते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। ठीक है, टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। नोट कर लीजिए इसको अच्छे से। धूम्र पर्दे वायु में टाइटेनियम ऑक्साइड के अति सूक्ष्म कणों के कोलाइडल प्रकीर्ण से बने होते हैं। इसके अलावा युद्ध में कौन कौन सी जो आपका सुरंग विधि भी प्रयोग किया जाता है ना। ये धुंध एक प्रकार से जो है धूम्र का पर्दा बना दिया जाता है जिससे सामने वाले शत्रु को दिखाई नहीं देता है। धुंध में कहाँ दिखाई देगा? जब पर्दा एक लगेगा धूम्र का तो नहीं दिखाई देगा साफ। सुरंग का भी प्रयोग किया जाता है, देखे होंगे, खाई बना दी जाती है आगे या फिर अंदर से सुरंग या फिर खाई बनाकर उसमें आपको शत्रुओं को मारने की कोशिश की जाती है। चलिए तो याद रखिएगा, इसमें धूम्र पर्दे जो होते हैं टाइटेनियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13, निम्नांकित में से कौन सही नहीं है? ए, विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। बी, किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है। सी, ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। डी, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की थी। बिल्कुल इसका उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दीजिए। सरल है प्रश्न, इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो एक बार में बन जाएगा। ग्राहम बेल तो सभी को पता है। टेलीफोन की खोज किसने की थी? ग्राहम बेल। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पूछा गया सही नहीं है। ठीक है, तो ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होते बिल्कुल सही है, ये भी। ठीक है, और इसके अलावा जो है किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, बिल्कुल नहीं। टूटना जो है वो आपका संलयन नहीं होता है, टूटना जो होता है विखंडन की क्रिया में होती है। ठीक है, विखंडन की क्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही नहीं है, पूछा गया है। चलो
देख लेते हैं, जब दो हल्के नाभिक जो है परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया कहा जाता है। नाभिकीय संलयन के फलस्वरूप जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान संलयन में भाग लेने वाले दोनों नाभिकों के सम्मिलित द्रव्यमान से कम होता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, कम होता है। और वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक दो लगभग बराबर नाभिकों में टूट जाता है उसे क्या प्रक्रिया कहते हैं? विखंडन। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है। इस प्रकार देखा जाए तो कथन भी गलत था, जिसमें दिया गया था कि वो टूटने की क्रिया संलयन होती है। संलयन नहीं होती है, टूटने की क्रिया जो होती है वो विखंडन होती है। चलिए आंसर जल्दी जल्दी दिया कीजिए, प्रश्न पढ़िए और आंसर आपको तुरंत आना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 14। शुष्क सेल बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, बी सोडियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड, ऑप्शन सी मैग्नीशियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड, ऑप्शन डी अमोनियम क्लोराइड तथा कैल्शियम क्लोराइड। अपना उत्तर जो है आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करके दीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत कंफ्यूज करने वाले होते हैं। देखिए भाई, विद्युत अपघट्य को आपको सही सही याद रखना है, तभी ऐसे प्रश्न बन पाएंगे। चलिए तो इसका आंसर क्या होगा? शुष्क सेल की बैटरी में याद रखिएगा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन दी जिंक क्लोराइड। ठीक है, इसके अलावा उसमें याद रखिएगा अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड। देख लेते हैं शुष्क सेल क्या होती है। शुष्क सेल में किसका? अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है। शुष्क सेल में क्या होता है? जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, अमोनियम क्लोराइड को कहा जाता है, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है और इसमें कार्बन की छड़ जिसे क्या काम करती है? वो एनोड का कार्य करती है। जबकि स्वयं जस्ते जो है, बस जस्ते का बर्तन जो है वो किसका काम करती है? कैथोड का कार्य करती है। और मैग्नीज डाइऑक्साइड एवं कार्बन के मिश्रण और जस्ते की दीवारों के बीच जो है अमोनियम क्लोराइड अमोनियम क्लोराइड की ही गादी लुगदी भर दी जाती है उसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर था जिंक क्लोराइड और अमोनियम क्लोराइड। समझ आ रहा है भाई सभी को? एक बार कमेंट कीजिए, सही लग रहा है, सबका समझ आ रहा है? सभी टॉपिक्स जो है आपको प्रश्न समझ आ रहे हैं? कमेंट करके बताइए जल्दी से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड एवं कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड या सोडियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। क्या होगा इसका सही आंसर? जल्दी से कमेंट कीजिए। इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य की तरह किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी मैंने ये डिस्क्रिप्शन बता दिया था। सॉरी, ये इसमें कुछ और है, देख लेते हैं, कुछ नया पॉइंट जुड़ा और। शुष्क सेल क्या होती है? विद्युत रासायनिक सेल होती है जो कम बिजली से चल सकने वाले पोर्टेबल विद्युत युक्तियों जैसे टार्च, कैलकुलेटर आदि में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, अगर टार्च में पूछ दिया जाए तो शुष्क सेल का ही प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी द्रव का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखे होंगे जो बैटरी होती है आपकी, वो शुष्क सेल का ही एक प्रकार है, जिसके कारण इसे शुष्क सेल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें किसी प्रकार के द्रव नहीं होती है। गाड़ियों की भी जो होती है, पहले जो आती थी उसमें देखेंगे तो लिक्विड भरा जाता था एक खास किस्म का, या अशुद्ध जल। लेकिन अभी जो आती है सूखी बैटरी आती है, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? शुष्क सेल। सामान्यतः प्रयोग में आने वाला शुष्क सेल वस्तुतः एक जिंक कार्बन बैटरी होती है। ठीक है, जिसे शुष्क लेक्सांसे सेल भी कहा जाते हैं। इसमें अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयुक्त होता है। और कुछ आधुनिक उच्च ऊर्जा की बैटरियों में अमोनियम क्लोराइड के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाता है? जिंक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। तो अगर इलेक्ट्रोलाइट ग्रुप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अगर वहां पर ऑप्शन में अमोनियम क्लोराइड है तो उसको लगाइए, और जिंक क्लोराइड है तो उसको लगाइए, दोनों रहे तो दोनों को लगाइए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है? कहता है क्या कहता है? प्रश्न क्रमांक 16।
कथन ए शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती है और कारण दिया गया है शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दूसरा, ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तीसरा, ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा दिया गया है कि ए गलत है परंतु आर सही है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए कमेंट करके। दिखाई दे रहे हैं सभी को? चलिए, क्या होगा? सॉरी, देखिए, एक शुष्क सेल आवेशित नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही है। ठीक है, कथन ये सही है। कारण शुष्क सेल में होने वाली अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, बिल्कुल नहीं। शुष्क सेल में जो क्रिया होती है वो आपका उत्क्रमणीय नहीं होती है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कथन ये सही है परंतु आर जो है वो आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी, उत्क्रमणीय नहीं होती है, अनुत्क्रमणीय होती है। एक बार जो है आपका प्रयोग होने के बाद उपयोग में नहीं लाई जा सकती। चलिए, शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न रहकर किस अवस्था में रहते हैं? शुष्क अवस्था में रहते हैं। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें क्या मिलाया जाता है? मैग्नीज डाइऑक्साइड, नौसादर, कार्बन आदि का मिश्रण भरा होता है। मैंने बता दिया था पहले से। इसका प्रयोग किसमें किया जाता है? टार्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में भी किया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वे अभिक्रिया होते हैं जो दोनों दिशाओं में होती है और यह जो होती है शुष्क सेल में नहीं होती है, इसलिए वो कारण सही नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 17, एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक या विद्युत चुंबकीय? कमेंट कीजिए जल्दी से इसका आंसर। सरल है देखेंगे तो, क्योंकि सूखी सेल क्या किसे कहा जाता है? शुष्क सेल में क्या मिलाया जाता है? विद्युत अपघट्य होता है। तो इसमें क्या अभिक्रिया पाई जाएगी? कौन सी ऊर्जा होगी? आपका रासायनिक ऊर्जा होगी। परिवर्तन रूपांतरण पढ़ाया था मैंने, कौन किस में रूपांतरित होती है? तो आपका जो बैटरी में जो होती है रासायनिक ऊर्जा से किस में प्रयोग की जाती है? आपका विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा के विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन का एक अच्छा उदाहरण क्या है? प्राथमिक सेल या बैटरियां हैं। ये शुष्क सेल इस सिद्धांत पर बनी हुई है। प्रश्न क्रमांक 18, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल या आसुत जल? चलिए जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दे दीजिए। आसुत जल के मैं बताया था कि एक शुष्क सेल होता है और एक दूसरा सेल होता है जिसमें कुछ प्रकार की लिक्विड डाली जाती है। कभी कभी इसमें आसुत जल मिलाया जाता है, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य जो होता है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, याद रखिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग जो है कार बैटरी में किया जाता है। क्यों? क्योंकि विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है इसकी प्रकृति प्रबल अम्ल की होती है। सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला सभी को पता है? एक बार कमेंट कर दीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 19, निम्नलिखित विद्युत अपघट्यों के विलयन में किसको कार की बैटरियों में प्रयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, नाइट्रिक सल्फेट, सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल या पोटेशियम नाइट्रेट? चलिए जल्दी से इसका आंसर दीजिए। अभी मैंने बता दिया है, दोबारा प्रश्न रिपीट हो गया है लेकिन कुछ अलग प्रकार से पूछा गया है कंफ्यूज करने के लिए। इसका भी सही आंसर होगा आपका सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। ठीक है, अभी पूछा था, कमेंट किए किसी ने? सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला मैंने पूछा था, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला होता है H2SO4। ठीक है, ऐसे भी अम्ल के भी फॉर्मूले आपसे पूछ सकते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या होता है? HCl। ठीक है, तो इस प्रकार के अम्ल जो बेसिक अम्ल है उसका तो आपको याद होना ही चाहिए। ऐसे प्रश्नों में आपको गलत नहीं करना है। चलिए प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थ युग्म में से कौन सा टार्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवन आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त होता है? निकिल और कैडमियम, जस्ता और कार्बन, सीसा पैराक्साइड और सीसा, और डी है आपका लोहा और कैडमियम। जल्दी से आंसर आप कमेंट करके दे दीजिए क्या होगा। कमेंट जरूर किया कीजिए क्या होगा इसका सही आंसर जो है। कौन सा प्रयोग किया जाता है बैटरियों में? निकिल प्रयोग किया जाता है, याद रखिए। निकिल और कैडमियम की जो दो प्रकार की है वो दोनों प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसका। टार्च लाइट जो कि
टॉर्च लाइट विद्युत क्षुरक सेवा आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त आवश्यक बैटरियों में निकिल और कैडमियम को किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। इसमें क्या होता है, निकिल हाइड्रोक्साइड की कैथोड तथा कैडमियम की क्या होती है, एनोड होती है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब नोट कीजिए। इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब पूछ दिया जाएगा इलेक्ट्रोलाइट के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। किसमें, शुष्क सेलों में, टॉर्च लाइट या शुष्क सेलों में। चलिए दिखाई दे रहा है प्रश्न क्रमांक 21 बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है सभी को, कमेंट कर दीजिए। चल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया फ्रेयान, टेट्राएथिल लेड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। सूची 2 में दिया गया है एंटीनॉक कारक, पश्चितक, अग्निशामक और कीटनाशक। तो ऑप्शन आपके सामने है, सूची 1 और सूची 2 दोनों दिया गया है। जल्दी से कमेंट करके आंसर दीजिए क्या होगा। चलिए देखते हैं। फ्रेयान, फ्रेयान किससे संबंधित है, मैंने बताया था। फ्रेयान जो है आपका प्रशीतक से संबंधित है, ठीक है। फ्रेयान जो है प्रशीतक से संबंधित है। इसके अलावा क्या है, टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किसमें किया जाता है, एंटीनॉक या अब स्फोटक रोधी पदार्थ के कारक के रूप में, एंटीनॉक कारक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, सॉरी टेट्राएथिल लेड का, टेट्राएथिल लेड का प्रयोग किया जाता है इसमें। और बेंजीन हेक्साक्लोराइड का प्रयोग किसमें किया जाता है, बताया था मैंने कि कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। और जो है आपका अग्निशामक जो है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। कौन किससे सुमेलित है, फ्रेयान प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है, टेट्राएथिल एंटीनॉक एजेंट के रूप में, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड कीटनाशक में, और कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है अग्निशामक के रूप में प्रयोग की जाती है। चलिए 22वां प्रश्न है आपका, सेम उसी प्रकार का है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में दिया गया है एस्पार्न, फ्रेयान, नियोप्रीन, बेनाड्रिल। सूची 2 में दिया गया संश्लेषित रबर, प्रतिहिस्टोनिमी, कृत्रिम मधुरक एवं प्रशीतक। जल्दी से इसका आंसर कमेंट करके दीजिए क्या होगा। ऐसे प्रश्न में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आप टाइम मत लगाइए। क्या होगा इसका सही आंसर देख लेते हैं कि एस्पार्टम का प्रयोग जो होता है आपका कृत्रिम मधुरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। फ्रेयान का प्रयोग जो बता दिया था अभी पिछले प्रश्न में, प्रशीतक के रूप में प्रयोग किया जाता है। नियोप्रीन जो होता है आपका संश्लेषित रबड़ होता है, पढ़ लिया है हमने। और बेनाड्रिल का प्रयोग अब कौन सा बच गया है, प्रतिहिस्टोनिक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल इसका सही आंसर होगा। इसको देख लीजिए, सही सुमेलित का स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 23, ऑप्शन डी दिखाई दे रहा है क्या, देखिए। थोड़ा बढ़ा देते हैं। 23वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 केवलार, टैक्सॉल, जिंक फास्फाइड एवं नाइट्रोसेलुलोज दिया गया है। सूची 2 में दिया गया है विस्फोटक, संश्लेषित रेशा, कैंसर रोधी दवा एवं रोल्टेडनाशी। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर जो है आप कमेंट कीजिए। क्या हो जाएगा सही आंसर, चलिए सुमेलित करके देखते हैं। केवलार, केवलार का बताया था, केवलार का प्रयोग किसमें किया जाता है आपका, केवलार का प्रयोग संश्लेषित रेशा के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टैक्सॉल का प्रयोग जो किया जाता है वो आपका कैंसर रोधी दवा के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जिंक सल्फाइड जो है रोडेंटनाशी किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें चूहों को मारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। और नाइट्रोसेलुलोज जो है होता है आपका किससे सुमेलित है, विस्फोटक से संबंधित है। तो
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, सही सुमेलित का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। केवलर संश्लेषित रेशा, टैक्सॉल कैंसर रोधी दवा, जिंक फास्फाइड रोडेंटनाशी और नाइट्रोसेलुलोज जो है विस्फोटक। प्रश्न क्रमांक 24, ठीक है। 24वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में दिया गया पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट और मोनोपोटेशियम टार्टरेट। सूची 2 में दिया गया उर्वरक, फोटोग्राफी, बेकरी एवं बारूद। ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से इसका उत्तर जो है आप कमेंट करके दीजिए। 24वां प्रश्न है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 24 है। चलिए देखते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड या पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है? आपका फोटोग्राफिक में प्रयोग किया जाता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? बारूद बनाने में किया जाता है। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ठीक है, सॉरी, पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग जो होता है वो उर्वरक के रूप में होता है। क्या बताया था मैंने? क्षारीय मृदा को आपका अम्लीय मृदा के रूप में परिवर्तित करने के लिए। और इसके अलावा मोनोपोटेशियम टार्टरेट जो होता है वो बेकरी उद्योग में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल इसका ऑप्शन नंबर ए सही था उसका। आज खत्म करना है, कैसे भी इसका विविध प्रकार के जितने भी प्रश्न हैं उसको कवर कर लेंगे। आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहिए और कमेंट कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप कमेंट कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? सल्फर डाइऑक्साइड दाद, फ्लोराइड प्रदूषण भोपाल गैस त्रासदी, मिथाइल आइसोसाइनाइड अम्ल वर्षा और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? कमेंट कर दीजिए। भोपाल गैस त्रासदी तो आपने बिल्कुल पढ़ी होगी। ये किसके लिए था? मिथाइल आइसोसाइनाइड इसमें जो है आपका उसके लिए उत्तरदायी है। ठीक है, तो इसमें से सही सुमेलित कौन सा है? देखिए, ओजोन रिक्तता जो होती है वो चर्म कैंसर से संबंधित होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए क्या है। सल्फर ऑक्साइड किसके लिए होता है? अम्ल वर्षा के लिए। फ्लोराइड प्रदूषण से क्या होता है? दांत को नुकसान पहुंचता है। मिथाइल आइसोसाइनेट किससे संबंधित है? भोपाल गैस त्रासदी से। और ओजोन रिक्तता चर्म कैंसर, ऑप्शन नंबर डी जो दिया था वो बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्रमांक 26, कथन ए, फेनिल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशी के रूप में होता है। कारण दिया गया है फेनिल एक फिनाल उत्पन्न है और फिनाल एक प्रभावी रोगाणुनाशक है। कूट में चुनना है आंसर। ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसे प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फिनाइल का प्रयोग एक घरेलू रोगाणुनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल कथन सही है। और फिनाइल जो होता है एक फिनाल उत्पन्न होता है, जो फिनाल का एक प्रभावी क्या होता है? रोगाणुनाशक होता है। यही कारण है इसका प्रयोग जो है घरेलू रोगाणुनाशक रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही कारण है, वही जो मैंने अभी बताया। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 क्या कहता है? 27वां प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोक स्टील लोहे के उत्पादन में भट्टी के विस्फोटन के लिए मिलाए जाने वाले चार्ज की सामग्रियों में से एक है। इसका कार्य है, पहला अपचायक के रूप में क्रिया करना, दूसरा लौह अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करना, तीसरा उष्मा की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करना और चौथा दिया गया उपचायक के रूप में क्रिया करना। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया गया है, 1 और 2 दोनों सही है, 2 और 4 सही है, 1 सही है और डी है आपका 3 और 4 सही है। कमेंट कर दीजिए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा। क्या होगा देखिए, पहला क्या है? अपचायक के रूप में क्रिया करना।
ये करती है, बिल्कुल सही। लौह अयस्क के संयुक्त सिलिका को दूर करती है, बिल्कुल नहीं, गलत है। उष्मा की आपूर्ति के लिए ईंधन के रूप में कार्य करता है, बिल्कुल सही है। कोक जो है आपका ईंधन का कार्य करती है। और उपचाय के रूप में क्रिया बिल्कुल नहीं करती है। तो ऑप्शन जो है 1 और 3 सही हो जाएगा। कौन से ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। चलिए देखते हैं जल्दी से अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 28, सूची 1 और सूची 2 को सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए उत्तर चुनिए। सूची 1 विशेषता दी गई है टेक्नोलॉजी दिवस, फोटोग्राफी दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स दिवस और नागासाकी दिवस। सूची 2 में तिथि दी गई है 9 अगस्त, 29 अगस्त, 11 मई और 19 अगस्त। वो कौन सी तिथि किससे सुमेलित है ये आप कमेंट करके बताना है। ऑप्शन आपके सामने ही, जल्दी से देखिए। प्रश्न क्रमांक लिखिएगा 28 है, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 28 दिखाई दे रहा है सभी को? देखिए, टेक्नोलॉजी दिवस कब मनाई जाती है? याद रखिएगा 11 मई को, ठीक है। फोटोग्राफी दिवस कब मनाई जाती है? 19 अगस्त को। नेशनल स्पोर्ट्स दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त, बिल्कुल सही। और नागासाकी दिवस जो होता है आपका 9 अगस्त है। किसके लिए? आपका वहां पर परमाणु बम गिरा था, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल इसका सही होगा। देखिए, नोट कीजिए सभी को। नोट कीजिए, भारत में प्रतिवर्ष 11 मई को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष उल्लेखनीय है कि वर्ष 1998 में इसी दिन क्या हुआ था? पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था, इसीलिए मनाया जाता है। परमाणु मूवी देखे होंगे तो आपको अच्छे से याद होगा वो दिन क्या था, कौन सा? 11 मई। और विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? 19 अगस्त को मनाया जाता है। और मेजर ध्यानचंद खिलाड़ी जो प्रसिद्ध हैं, उसकी जयंती के लिए 29 अगस्त को स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। इसके अलावा नागासाकी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। 1945 में इसी दिन क्या हुआ था? जापान के इस शहर पर, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था, ठीक है। दिवस भी याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट दिवस है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है ये भी आपको पता होना चाहिए। कमेंट करके बताइएगा कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां है, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को किस विज्ञान हेतु नामोदिष्ट किया है? अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय वर्ष, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष या अंतरराष्ट्रीय भौतिकी वर्ष। जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिए क्या होगा, किसके रूप में मनाया जाएगा? वर्ष 2011 को अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष। अभी रसायन से संबंधित प्रश्न देख रहे हैं तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा रसायन विज्ञान वर्ष। कब मनाया जाएगा? 2000 कब मनाया गया था? 2011 को घोषित किया गया था। चलिए देख लेते हैं क्यों घोषित किया गया था। वर्ष 2011 को संयुक्त राष्ट्र ने रसायन विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु अंतरराष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में नामनिर्दिष्ट किया था। साथ ही संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है वर्ष 2011 को अंतरराष्ट्रीय वन वर्ष के रूप में भी घोषित किया गया था। और संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2015 को किसमें किया गया था? निम्नलिखित महत्वपूर्ण वर्ष में मनाने की घोषणा की गई थी। इसमें पहला है प्रकाश एवं प्रकाश आधारित औद्योगिकी का अंतरराष्ट्रीय वर्ष। कौन से वर्ष को? 2015 को। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय मृदा वर्ष। कब घोषित किया गया था? 2015 को। कौन से वर्ष को? ठीक है। वर्ष 2016 को किसमें? अंतरराष्ट्रीय दलहन वर्ष। 2017 को अंतरराष्ट्रीय सतत पर्यटन विकास वर्ष घोषित किया था। वर्ष 2019 को रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी मैंने पढ़ा चुका है। इसी प्रकार आपको हम याद कीजिएगा कौन कौन सा वर्ष जो है किसके किसके लिए मनाया गया था, मतलब घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र द्वारा। ठीक है। 2020 को पादप स्वास्थ्य के अंतरराष्ट्रीय वर्ष तथा अंतरराष्ट्रीय नर्स एवं मिडवाइफ वर्ष के रूप में मनाया जा रहा था। इस प्रकार से देख लीजिएगा कि 2022 को, 2023 को, 2024 को ऐसे क्रम आपको याद रखना है कौन कौन सा किसके लिए घोषित किसके द्वारा किया गया है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी?
2-3 दिसंबर 1984, 2-3 नवंबर 1984, 2-3 दिसंबर 1985 या 2-3 नवंबर 1985। जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट कर दीजिए। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, भोपाल गैस त्रासदी का डेट तो सभी को याद होना ही चाहिए। ठीक है, कब हुआ था याद रखिएगा, आंसर होगा बिल्कुल 2-3 दिसंबर तो हुआ था, सन हुआ था 1984 में। कौन सा गैस था इसमें, मिथाइल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बसफेनॉल ABPA क्या है? कैंसर की पहचान करने वाले एक चिकित्सीय परीक्षण, एथलीटों द्वारा निष्पादन सुधार के लिए लिए जाने वाले ड्रग को जांच करने के लिए एक परीक्षण, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन, यदि है मिश्र धातु इस्पात का एक विशेष प्रकार। जल्दी से अपना उत्तर जो है वो कमेंट कर दीजिए। चलिए कमेंट कीजिए क्या होगा। बिस्फेनॉल जो होता है याद रखिएगा, खाद्य संवेष्टन सामग्री के विकास के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला क्या है, एक रसायन है। इसको बहुत ही अच्छे से याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं बिस्फेनॉल। बिस्फेनॉल क्या है, एक औद्योगिक रसायन है जो मुख्यतः पॉलीकार्बोनेट नामक कठोर एवं पारदर्शी प्लास्टिक के निर्माण में प्रयुक्त होता है। नो डाउट, पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग पुनः प्रयोग में आने वाले पानी एवं दूध की बोतलों तथा अन्य उपभोक्ता उत्पादों के निर्माण हेतु किया जाता है। बिस्फेनॉल ए इपॉक्सी रेसिन में भी होता है, जो खाद्य एवं पेयों के धातु के डिब्बों के अंदर सुरक्षा लेप के रूप में क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। चलिए जल्दी से देखते हैं, सेशन लंबा हो रहा है क्या, जल्दी से कमेंट खत्म करते हैं इसको, और कुछ प्रश्न बचे हुए उसको देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 32, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? चीन, यूके, स्विट्जरलैंड या ब्राजील? जल्दी से अपना उत्तर जो है कमेंट करके दीजिए। कौन सा देश है, तो याद रखिएगा वो देश है आपका ब्राजील, ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 33 देखते हैं क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? फॉर्जिन, हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड या मीथेन? कमेंट कीजिए जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा। कमेंट नहीं आता है, कमेंट बहुत कम करते हैं, क्या बात है भाई, बोर हो गए क्या, लंबा हो रहा है। चलिए खत्म करते हैं जल्दी से। तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है वो आपका वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक होता है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है। अन्य अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक कौन कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड तथा इसके अलावा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है। अगला प्रश्न तो बिल्कुल सरल है, बनना चाहिए सभी से। प्रश्न क्रमांक 34, निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? HCl, HNO3, H2SO4 या H2CO3? जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताइए क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अम्ल वर्षा में सबसे अधिक जो होती है किसकी मात्रा होती है? क्षारीय होती है। ठीक है, क्षारीय अम्लीय होती है अम्ल वर्षा है तो, और इसका सही जो है सबसे अम्लीय इसमें कौन सा होता है? H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। देखिए, वातावरणीय प्रदूषण औद्योगिक निश्चितों एवं प्रकृति में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रस ऑक्साइड गैसें जो है वायुमंडल में पहुंचकर ऑक्सीजन और बादल के जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेती हैं तथा नाइट्रिक अम्ल बनाकर पृथ्वी पर गिरती है पुनः, जिसे क्या कहा जाता है? अम्ल वर्षा कहा जाता है। और अम्ल वर्षा में सामान्यतः सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा जो है सर्वाधिक कितनी होती है? लगभग 70% होती है। चलिए हो जाएगा खत्म जल्दी से। प्रश्न क्रमांक 35 देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और मीथेन गैसों का ग्लोबल वार्मिंग के प्रति अपेक्षित योगदान है। क्रम दिया गया है आपको CO2, CH4, CFC और उसके बाद N2O। बी ऑप्शन आपके सामने CO2, N2O,
CH4 CFCA, उसके अलावा C है आपका CO2 CFC CH4 या N2O, चौथा है आपका CO2 CH4 N2O और CFC। जल्दी से उत्तर कमेंट करके बताइए क्या होगा। क्रम बताना है कि इसमें कौन सा योगदान अपेक्षित होता है। दिखाई दे रहा है सभी को? चलिए देख लेते हैं क्या होगा इसका सही आंसर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जो उत्तरदायी होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पहला ये रहेगा, ठीक है, दिया गया है। दूसरा जो आपका होता है इसमें मीथेन होता है, ठीक है, तो ऑप्शन देखिए किसमें किसमें, कार्बन के बाद मीथेन है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए। तीसरा इसके अलावा जो होता है याद रखिएगा नाइट्रस ऑक्साइड होता है उत्तरदायी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर नाइट्रस ऑक्साइड यहाँ तो नहीं दिया गया, तो ये, और चौथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। देख लीजिए विभिन्न गैसों का जो है वैश्विक तापमान के प्रति अपेक्षित योगदान कितना कितना प्रतिशत होता है। जल वाष्प का लगभग 60% होता है, CO2 का जो होता है 26% होता है, ओजोन का होता है लगभग 8%, मीथेन का लगभग 4% होता है, नाइट्रस ऑक्साइड का 1.5% होता है और अन्य का होता है 0.1% होता है। ठीक है, तो रसायन विज्ञान से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे वो करा दिया गया है, और अगर कुछ टॉपिक आपको लगता है तो बिल्कुल कमेंट करके बताइए। ठीक है, चलिए आज का सेशन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप जरूर दिया कीजिए, है ना, जो भी प्रश्न है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है, कुछ डाउट हो तो बिल्कुल आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।